आज हम पढ़ते हैं प्रश्नावली। हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 3.3 पढ़ी। आज हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 3.4। प्रश्नावली 3.4 का पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? यानी हमें हर टॉपिक को दो विधि से हल करना है। पहले हमें विलोपन विधि से करना है और उसके बाद किससे करना है? प्रतिस्थापन विधि से। हम इसमें इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विलोपन विधि से हल करेंगे और उपयुक्त कौन सी होगी वो भी बताएंगे। यहाँ पर लिख देते हैं विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला पॉइंट हमें दिया गया है, x प्लस वाई इजिकल टू 5। ये तो हमारा पहला समीकरण है। और सेकंड क्या है? 2x माइनस 3y इजिकल टू 4। हमें ये दो समीकरण दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है? इनको विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि से हल करना है। तो हम करते हैं विलोपन विधि से। ये इसको करते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। विलोपन विधि से हल करना है। पहले हम कौन सी विधि से करते हैं? विलोपन। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में करते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि के लिए हम जानते हैं क्या करते हैं, जो हमारे नीचे वाला समीकरण है उनमें से क्या है, किसी एक को क्या कर लें, एक समान बना लें। यानी इसमें देखते हैं 2x है, यहाँ पर भी हम 2x बनाकर भी हल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर 3y है तो यहाँ पर 3y भी बनाकर हल कर सकते हैं। इस प्रकार क्या करते हैं, अगर यहाँ पर 3 से गुणा करते हैं और क्या करते हैं, 3 से गुणा कर इस समीकरणों को आपस में जोड़ते हैं, तब क्या y से y कैंसिल हो जाता है और x का मान हल कर सकते हैं। तो हम करते हैं समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर तीन से गुणा करते हैं तब कितना आ जाता है? 3x प्लस 3y इजिकल टू 5 15। ये आ जाता है, यह आ जाता है समीकरण 3। अब हम देखते हैं यहाँ पर भी 3y है, यहाँ पर 3y है, यानी हम इन दोनों को जोड़ते हैं तब y से y कैंसिल हो सकता है। तो करते हैं समीकरण 3 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 3 व 2 को जोड़ते हैं तो 3 हमारे क्या दिया गया है? 3x प्लस 3y इजिकल टू 15। और समीकरण 2 क्या है? 2x माइनस 3y इजिकल टू 4। जोड़ना है तब क्या है? प्लस, यानी अगर प्लस से इसको गुणा करते हैं तब इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्लस से करते हैं तब कोई परिवर्तन नहीं है। तब हम देखते हैं यहाँ पर 3y है, यहाँ पर भी क्या है? 3y, यानी ये प्लस का है या माइनस का, ये तो कैंसिल हो जाता है। 3 और 2 कितना हो जाता है? 5 5x इजिकल टू 15 और 4 15 और 4 कितना हो जाता है? 19। तो हो जाता है x इजिकल टू 19/5। x का मान कितना आ जाता है? 19/5। अब हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, चाहे 3 में रख दो। x का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखते हैं तब क्या है? 19/5 प्लस y इजिकल टू
कितना है 5। यहाँ पर कर देते हैं पक्षांतरण। क्या करते हैं पक्षांतरण। पक्षांतरण करते हैं तो बताता है y इजिकल टू 5 माइनस 19/5। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाता है 5 में 1 का भाग देते हैं कितना आता है 1 का 5 को 5 से गुणा करते हैं 25 माइनस 19। तब हमारा y का मान कितना आ जाता है y इजिकल टू आ जाता है 6/5। y का मान आ जाता है 6/5 और x का मान क्या आ जाता है 19/5। ये तो हो जाता है विलोपन विधि से। अब हम करते हैं कौन सी विधि से प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से करते हैं तब क्या होता है यहाँ पर सेकंड प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन में हम क्या करते हैं यहाँ पर देखते हैं y का मान क्या कर लेते हैं एक बार मान लेते हैं। y का मान मान लेते हैं। पहला समीकरण क्या दिया गया है x प्लस वाई इजिकल टू 5। दूसरा है 2x माइनस 3y इजिकल टू 4। ये दिया पहले समीकरण में हम क्या कर लेते हैं x का पक्षांतरण कर लेते हैं। पक्षांतरण करते हैं तब आ जाता है x इजिकल टू वाई 5 माइनस y। इसको दे देते हैं समीकरण 1, इसको समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में x की जगह क्या रख देता है 5 माइनस वाई। तो बताते हैं 2x माइनस x की जगह क्या रखना है 5 माइनस वाई इजिकल टू माइनस 3y इजिकल टू 4। यह हो जाता है 5 2 10 माइनस 2y माइनस 3y इजिकल टू 4। यहाँ पर क्या कर देते हैं पक्षांतरण। क्या कर देते हैं पक्षांतरण करते हैं तब होता है इस tan का क्या कर देता है पक्षांतरण तब होता है -3 और -2 माइनस 5y इजिकल टू 4 माइनस 10। तब आता है -5y इजिकल टू -6। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। पीछे कितना आ जाता है y इजिकल टू 6/5। y का मान कितना आ जाता है 6/5। अब हम क्या करते हैं y का मान है वो किस में रख देते हैं समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान जब समीकरण 1 में रखते हैं तो हमारे क्या आ जाता है x इजिकल टू 5 माइनस 6/5। यह आ जाता है। यहाँ पर ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाता है 5 को 5 बट्टे में 1 1 में 5 का भाग देते हैं 5 और 5 को 5 से गुणा करते हैं तो आ जाता है 25 माइनस 5 में 5 का भाग 1 को 6 से गुणा करते हैं 6। तो आ जाता है x इजिकल टू 19/5। कितना आ जाता है 19/5। यानी हमारे x का मान क्या आ जाता है 19/5 और y का मान कितना आ जाता है 6/5। अब हम देखते हैं दोनों विधि से करते हैं। मान तो समान ही आ रहे हैं लेकिन इसमें हमें यह बताना है कि उपयुक्त ये विधि है या ये है। हम जानते हैं कि उपयुक्त कौन सी होती हैं ये हो जाती हैं। इसमें क्या होता है हमें ये कंफ्यूजन करते हैं हम कौन सी संख्या से गुणा करें या नहीं करें। एक कभी कभी क्या है दोनों समीकरणों को भी गुणा कर हल करना पड़ सकता है लेकिन इसमें क्या है कुछ भी नहीं करना होता है। एक बार किसी एक x का पक्षांतरण कर दो यानी किसी एक चरपद का मान मान लो और उस मान से क्या कर लो जो मान मानते हैं उसको समीकरण सेकंड में रख दें और क्या करते हैं उससे एक का हल निकाल लेते हैं और एक का हल निकलते हैं उसका क्या कर देते हैं वापस उसी समीकरण में रख देते हैं तब हमारा दूसरा हल आ जाता है। यहाँ पर लिख लेते हैं अतः x का मान x बराबर कितना है 19/5 तथा y बराबर 6/5 हैं
6/5 है। तो हमारी सबसे मतलब सरल विधि कौन सी है? प्रतिस्थापन विधि सबसे क्या है? सरल विधि है। इस प्रकार हमारा टॉपिक 1 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 2। अब हम करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड। पॉइंट नंबर सेकंड हमें क्या दिया गया है? पहला समीकरण दिया गया 3x + 4y = 10। दूसरा क्या दिया गया है? 2x - 2y 2x - 2y = 2। कितना दिया गया है? 2। समीकरण 1 समीकरण 2 ये दो समीकरण दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है? पहले हम करते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि से सॉल्यूशन में हो जाता है विलोपन विधि से। विलोपन विधि से जब हम हल करते हैं तब क्या हो जाता है? हम देखते हैं इसमें कि यहाँ पर क्या है? 2x है, यहाँ पर भी 2y है। अगर हम इसको 2 से गुणा करें 2y को, तब कितना हो जाता है? 4y। यानी पूरे समीकरण को क्या कर दें? 2 से गुणा कर दें। यानी समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 को हम 2 से गुणा करते हैं तब क्या हो जाता है? 2 यानी 2 और 2x को 2 से गुणा करते हैं 4x - 4y = 4। यह आ जाता है समीकरण 3। समीकरण 3 आ जाता है। अब हम क्या करते हैं? यहाँ पर देखते हैं माइनस का 4y, यहाँ पर प्लस का है। तब हम क्या करते हैं? समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तब क्या है? 4y से 4y कैंसिल हो जाएगा और हमारे क्या हो जाएगा? x का मान प्राप्त हो जाएगा। यानी समीकरण 1 वे समीकरण 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 3 को हमें क्या करता है? जोड़ते हैं। जोड़ते हैं तब क्या हो जाता है? समीकरण 1 में क्या है? 3x + 4y = 10 और इसमें क्या है? 4x - 4y = 4। जोड़ना है तब इसके चिन्ह में क्या है? कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर क्या है? 4y। 4y माइनस का और 4y माइनस का आपस में कैंसिल हो जाता है। 4 और 3 कितना हो जाता है? 7। x = 10 और 4 14। कितना हो जाता है? 14। तो हम करते हैं x = 14/7 यानी कितना आ जाता है? x = 2। x कितना आ जाता है? 2। यानी x का मान कितना आ जाता है? 2। यानी हमें x का मान 2 प्राप्त हो जाता है। विलोपन विधि से करते हैं। अब हम क्या करते हैं? x का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो या फिर 3 में रखते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाता है? 3 है। x की जगह कितना रखना है? 2 प्लस 4y = 10। 3 दूनी 6 तो हो जाता है 6x 6 प्लस 4y = 10। यह आ जाता है। यहाँ पर क्या कर देते हैं? पक्षांतरण। पक्षांतरण करते हैं तब हो जाता है 4y = 10 - 6। 10 जाता है तब कितना बचता है? 4y = 4। 4 से 4 कैंसिल। y = कितना आ जाता है? y = 1। y का मान कितना आ जाता है हमारा? 1। तब हम देखते हैं y का मान हमें कितना प्राप्त हो जाता है? 1। y का मान आ जाता है हमारा 1 और x का मान क्या आ जाता है? 2 आ जाता है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं इसमें? अब हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं।
एक में रखना विधि से। प्रतिस्थापन विधि से हम करते हैं तो हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि में पहले समीकरण में क्या दिए गए हैं 3x प्लस 4y इजिकल टू 10, यह है हमारा समीकरण 1। और सेकंड समीकरण में क्या दिए गए हैं 2x माइनस 2y इजिकल टू 2, ये दिए गए हैं। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं पक्षांतरण, क्या करते हैं पक्षांतरण। प्रतिस्थापन विधि हम क्या करते हैं किसी एक समीकरण से क्या करें एक बार मान लेते हैं, पक्षांतरण करके एक मतलब फलन का मान एक बार हम किसी दूसरे फलन के बराबर मान लेते हैं और पूरे फलन का मान रखते हैं, तब क्या हो जाता है पूरा फलन एक समान बन जाता है। यहाँ पर करते हैं x का मान निकालते हैं, तब आ जाता है 2x इजिकल टू 2 प्लस 2y। यहाँ से 2 कॉमन ले लें, 2x इजिकल टू 2 1 प्लस y, 2 से 2 कैंसिल, तब आ जाता है x बराबर क्या आ जाता है हमारा x बराबर 1 प्लस y, यह आ जाता है समीकरण 1। कितना आ जाता है समीकरण 1, यह आ जाता है समीकरण 1। अब हम क्या करते हैं समीकरण 1 हमारा पहले दिया गया है, इसको क्या कर देते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 से x का मान समीकरण किस में रखते हैं 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 2 से हम जब x का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाता है 3x की जगह क्या रखना है 1 प्लस y प्लस 4y इजिकल टू 10, 3 के अंदर गुणा कर देते हैं, तब आ जाता है 3 प्लस 3y प्लस 4y इजिकल टू 10। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर पक्षांतरण करते हैं। पक्षांतरण करते हैं तब कितना हो जाता है 3 और 4 7 y इजिकल टू 10 माइनस 3, यानी कितना बच जाता है 7। कितना बच जाता है 7, यानी 7 y का मान निकालना है, तब 7 का हम क्या कर देते हैं बट्टे में भेज देते हैं, तब आता है y इजिकल टू 7 बट्टे 7, 7 से 7 कैंसिल, यानी y इजिकल टू कितना आ जाता है हमारा 1। y का मान कितना आ जाता है 1। y का मान हम किस में रख दे समीकरण या तो 2 में रख दे या फिर समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान अगर हम समीकरण 2 में रखते हैं, हमारे समीकरण 2 में क्या दिया गया है x इजिकल टू 1 प्लस y का मान कितना है 1, तब कितना हो जाता है x इजिकल टू 2, यानी x का मान कितना प्राप्त हो जाता है 2 और y का मान हमें कितना प्राप्त हो जाता है 1। इन दोनों विधि से हल कर लेता है। उचित हमारी विधि कौन सी रहती है प्रतिस्थापन। मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि इसमें क्या है कन्फ्यूजन नहीं होती है कि कौन से किसी संख्या से गुणा करना हो या भाग करना हो, ये तो नहीं करना पड़ता है। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं अतः x इजिकल टू कितना है 2 तथा y इजिकल टू 1 है। y का मान कितना है 1 और x का मान कितना है 2 है। और विधि उचित कौन सी हमारी प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन में क्या है एक बार हम किसी फलन को दूसरे फलन के मान के बराबर मान लेते हैं और एक फलन को अलग रख लेते हैं, बाकी स्टेप को हम पक्षांतरण करके और उसका गुणा जो तो उसका भाग देकर हल कर लेते हैं। उसका भाग देने के बाद क्या करते हैं उस जो मान हमारा प्राप्त होता है उसको हम क्या करते हैं समीकरण दूसरे वाले समीकरण में रख देते हैं, जिससे हमारा दूसरे वाला समीकरण क्या है पूरा एक फलन में बन जाता है, यानी एक चर राशि में बन जाता है। एक चर राशि में बनने के बाद हम एक चर राशि का मान करा लेते हैं और जिस राशि का मान प्राप्त होता है हम उस समीकरण में क्या करते हैं किसी दोनों समीकरणों में से एक में क्या करते हैं उस चर राशि का मान रखते हैं, तब दूसरी चर राशि का मान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हो जाता है टॉपिक 2। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 3। नरेंद्र जी हम करते हैं टॉपिक संख्या 3। टॉपिक संख्या 3 में हमें दिए गए हैं 3x माइनस 5y माइनस 4, 3x माइनस 5y
माइनस 4 इजिकल टू 0 ये दिए गए हैं। पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका पक्षांतरण कर लेते हैं, किसका 4y का, तब हो जाता है पक्षांतरण। क्या करते हैं, पक्षांतरण। पक्षांतरण करते हैं तब हो जाता है 3x माइनस 5y इजिकल टू 4। ये दे देते हैं इसका समीकरण 1। नेक्स्ट हमें क्या है, समीकरण 2 में दिए गए हैं 9x इजिकल टू 2y प्लस 7 ये दिए गए हैं। इसको भी हम क्या करते हैं, y का क्या कर लेते हैं, पक्षांतरण। पक्षांतरण करते हैं तब क्या हो जाता है 9x माइनस 2y इजिकल टू 7। इसको दे देते हैं समीकरण संख्या 2। अब हमें क्या करते हैं, विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि से हल करते हैं तब क्या हो जाता है, पहला टॉपिक है हमारा विलोपन विधि। क्या है, विलोपन विधि। विलोपन विधि। विलोपन विधि से हम हल करते हैं तब क्या देखते हैं कि समीकरण 1 में 1 को हम क्या करें 3 से गुणा करते हैं, तब ये भी कितना हो जाता है 9, और 9 तब 9 से 9 कैंसिल हो सकता है। ये तब हम करते हैं समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को हम 3 से गुणा करते हैं तब कितना हो जाता है 9, 3 3 9 x माइनस 5 3 15y इजिकल टू 4 3 12। यह हो जाता है समीकरण 3। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा देते हैं। अगर जोड़ेंगे तो हम देखते हैं 9x और 9x ये आपस में ऐड हो जाएंगे, और ये भी माइनस किया और ये भी माइनस किया, यानी इन दोनों चरणों में से कोई भी चरण कैंसिल नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाने पर हमारे क्या होता है, ये x वाला चरण है वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और चाहे हमारे क्या हो जाता है, एक चर राशि प्राप्त हो जाती है, जिससे हमारा एक चर राशि का मान हम निकाल सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं तो हमारा मान कितना प्राप्त हो जाता है 9x माइनस समीकरण 2 क्या है 2y इजिकल टू 7, 9x माइनस 15y इजिकल टू कितना है 12। अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाना है, तब 3 को हम क्या कर देते हैं माइनस से गुणा, तब माइनस से गुणा करते हैं तब क्या हो जाता है, चिन्हों में परिवर्तन आ जाता है। चिन्हों में परिवर्तन आ जाता है, 9x प्लस का और 9x माइनस का ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, प्लस का 2y और माइनस का 2y और प्लस का 15y, यानी विपरीत चिन्ह है। विपरीत चिन्ह है तब हम इनका अंतर कर लेते हैं। अंतर कितना है 13, और संख्या बड़ी कौन सी है प्लस की, तब आ जाता है प्लस का 13 इजिकल टू, यहाँ पर भी क्या है प्लस का 7 है और ये माइनस का 12, यानी विपरीत चिन्ह है। विपरीत चिन्ह है तब हम क्या करते हैं, अंतर, अंतर कितना है 5, और संख्या कौन सी बड़ी है माइनस की, तब आ जाता है माइनस, y बराबर आ जाता है 5/13। y का मान कितना आ जाता है -5/13। अब हम क्या करते हैं, y का मान किस में रखते हैं, समीकरण 1 2 या 3 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, हमारा कितना आ जाता है 3x माइनस 5, y का मान कितना है -5/13 इजिकल टू 4। यह हो जाता है यहाँ पर 3x 5 और 5 5 थोड़ी 25 माइनस और माइनस क्या हो जाता है +13 इजिकल टू 4। यहाँ पर क्या कर देते हैं पक्षांतरण। पक्षांतरण करते हैं तब कितना हो जाता है 3x इजिकल टू 4 माइनस 25/13। यहाँ पर क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेते हैं तब कितना आ जाता है 13।
13 को 4 से गुणा करते हैं 52, यहाँ पर 1 मानते हैं तो आ जाता है 52 माइनस 25, तो हो जाता है 3x इजिकल टू 5, यानी 12 में से 5 गया, पीछे बचते 7, 2 27 बट्टे 13। यह आ जाता है x इजिकल टू आ जाता है 27 बट्टे 13 गुणा 3 का भाग देते हैं, यहाँ पर कितना आ जाता है 9, x इजिकल टू आ जाता है x इजिकल टू 9 बट्टा 13। x का मान आ जाता है 9 बटा 13 और y का मान कितना आ जाता है -5 बटा 13। इस प्रकार तो हमारा हो जाता है विलोपन विधि। नेक्स्ट हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से हम करते हैं सेकंड पॉइंट में हमारा प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हम करते हैं, तब पहला हमारा समीकरण क्या है 3x माइनस 5y इजिकल टू 4। इसको तो दे देते हैं समीकरण 1। समीकरण 2 हमारे क्या दिए गए हैं 9x माइनस 2y 9x माइनस 2y इजिकल टू 7। इसमें हम क्या कर देते हैं पक्षांतरण करते हैं। y का पक्षांतरण करते हैं तब होता है 9x इजिकल टू 7 प्लस 2y। x का मान याद करना है, 9 का क्या कर देते हैं भाग दे देते हैं, तब आ जाता है x इजिकल टू 7 प्लस 2y अपॉन 9। यह आ जाता है x का मान। इसको दे देते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 से हम x का मान किस में रखते हैं समीकरण 1 में, तब हो जाता है 3x का मान क्या है 7 प्लस 2 बट्टा 2y अपॉन 9 माइनस 5y इजिकल टू 4। यह आ जाता है 9 और 3 से विभाजित हो जाता है, कितना आ जाता है 3। तो हम यहाँ पर क्या आ जाता है एलसीएम लेते हैं, तब आ जाता है 3 7 प्लस 2y 5 दिए 15 माइनस 5y 15y बट्टे 3 इजिकल टू 4। इसको 1 और क्या कर देते हैं वज्र गुणा करते हैं, तब आ जाता है 7 प्लस 2y माइनस 15y इजिकल टू 4 तिये 12। कितना आता जाता है 4 तिये 12। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या आ जाता है हमारा, यहाँ पर देखते हैं ये क्या है माइनस का 15y है, तब आ जाता है माइनस, यहाँ पर क्या कर देते हैं पक्षांतरण कर देते हैं, तब आ जाता है माइनस 13y इजिकल टू 12 माइनस 7, यानी माइनस 13y। माइनस 13 का हम क्या कर देते हैं इसमें भाग दे देते हैं, y इजिकल टू आ जाता है 5 बट्टे माइनस 13, यानी माइनस 5 बट्टे 13। ये तो आ जाता है y का मान हम किस में रख देते हैं समीकरण 2 में। y का मान कहाँ पर रख देते हैं समीकरण 2 में रखते हैं। 7 प्लस 2 y का मान कितना है माइनस 5 बट्टा 13 बट्टे 9। यह यहाँ पर आ जाता है x इजिकल टू 7 और माइनस 10 अपॉन कितना आ जाता है अपॉन माइनस 10 बट्टा 13 अपॉन 9। यह आ जाता है, यहाँ पर देखते हैं कितना आ जाता है -3। कितना आ जाता है -3।
या फिर यहाँ पर 13 एलसीएम ले लेते हैं, तब 7 91 81 कितना आ जाता है 81 बट्टे 10, 81 माइनस 10 बट्टे 13 गुणा 9, यह आ जाता है। तब यहाँ पर देखते हैं कितना आ जाता है, 81 में से 10 आता है तब पीछे कितना बच जाता है 13 7 91, 13 7 कितना आता है 91, 91 में से 10 जाता है पीछे बचता है 81 बट्टे 9 गुणा 13, 9 का भाग देता है कितना आ जाता है 9, यानी x का मान आ जाता है x इजिकल टू 9 बट्टा 13, x का मान हमारा कितना आ जाता है 9 बट्टा 13 और y का मान कितना आ जाता है -5 बट्टा 13। और इस प्रकार हमारा विलोम प्रतिस्थापन विधि हो जाती है। यहाँ पर लिख देते हैं अतः x बराबर 9 बट्टा 13 वे y बराबर -5 बट्टा 13 है। y बराबर कितना है -5 बट्टा 13 है। इस प्रकार हो जाता है टॉपिक संख्या 3। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 4। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 4। टॉपिक संख्या 4 में हमें क्या दिया गया है, x/2 प्लस 2y/3 इजिकल टू -1, ये दिए गए हैं। इसमें हम क्या करते हैं, और समीकरण 2 मेरे क्या दिए गए हैं, ये तो है समीकरण 1 है। समीकरण 2 में मैं दिए गए हैं x माइनस y/3 इजिकल टू 3, कितना 3, ये है समीकरण 2। यहाँ पर हम देखते हैं कि x/2 और यहाँ पर देखते हैं y/3, यानी y/3 भी यहाँ पर है, y/3 यहाँ पर कितना है 2, यानी इसको क्या कर दें, समीकरण 2 को 2 से गुणा कर दें। इसमें करते हैं फर्स्ट विधि हमारी विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करते हैं तब क्या करते हैं, समीकरण 2 को हम किससे करते हैं, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 को किससे करता है, 2 से। समीकरण 2 में हमारे क्या दिया गया है, 2x है, x माइनस 2y/3 इजिकल टू 2, 2 3 6, याद आता है समीकरण 3। अब हम देखते हैं यहाँ पर भी -2y/3 है, यहाँ पर क्या है +2y/3, तब हम क्या करते हैं, इस समीकरण को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। समीकरण 3 1 व 3 को जोड़ने पर, जोड़ते हैं तब कितना हो जाता है, समीकरण 1 क्या है, x/2 प्लस 2y/3 इजिकल टू -1, इसमें क्या है 2x प्लस माइनस 2y/3 इजिकल टू 6। यह इन दोनों को हमें जोड़ना है, तब क्या है परिचिनों में परिवर्तन नहीं होता है, तो हम देखते हैं ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये फलन कैंसिल हो जाता है। x/2 प्लस 2x इजिकल टू -1 और 6, प्लस की संख्या अधिक है, कितनी है 1 अधिक है, यानी तब आ जाता है x/2 प्लस 2x/5। यहाँ पर 2 एलसीएम आ जाता है, तब हो जाता है 2x प्लस 4x इजिकल टू 5, याद आता है। यहाँ पर हम करते हैं 5x/2 इजिकल टू 5, यहाँ पर कर देते हैं 1, 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, x इजिकल टू यहाँ पर कर देते हैं
वज्र गुणा करते हैं तब आ जाता है x इजिकल टू 2। x इजिकल टू कितना आ जाता है 2। x का मान क्या करते हैं समीकरण 2 में रख दो या फिर 1 में रख दो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर या फिर हम विलोपन विधि से अगर इसको विधि करना चाहे तब क्या करते हैं 1/2 से गुणा कर इसको क्या कर दे आपस में घटा दे। इससे भी कर सकते हैं। अगर हम सीधा x का मान रखते हैं तो हमारा कितना आ जाता है x का मान हम रखते हैं कितना 2 माइनस y/3 इजिकल टू 3। यहाँ पर कर देते हैं पक्षांतरण। पक्षांतरण करते हैं तब आ जाता है 2 माइनस y/3 इजिकल टू 3 माइनस 2 तब आ जाता है माइनस y/3 इजिकल टू 1/1। यहाँ पर भी क्या कर देता है वज्र गुणा तब आ जाता है माइनस y इजिकल टू 3 और y का मान निकालना है तब क्या आ जाता है y इजिकल टू -3। y का मान आ जाता है -3 और x का मान आ जाता है +2। यह हो जाता है। अब हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। किससे करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। सेकंड मेथड है हमारा प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन से करते हैं तो हमारे देखते हैं सबसे पहला पॉइंट हमें क्या देगा है x/2। पहला समीकरण है x/2 + 2y/3 इजिकल टू -1। यह तो है समीकरण 1। समीकरण 2 क्या देगा है x - y/3 इजिकल टू 3। यह इसका क्या कर देता है पक्षांतरण। यहाँ पर क्या करते हैं पक्षांतरण करते हैं तब x बराबर आ जाता है 3 + y/3। यह आ जाता है x का मान। या इसको दे देते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखते हैं तब कितना आ जाता है x की जगह कितना रख दें 3 + y/3 गुणा 1/2 प्लस 2y/3 इजिकल टू -1। ये 6 है। इस यहाँ पर क्या कर देते हैं 3/2 प्लस y/6 प्लस 2y/3 इजिकल टू -1। यह आ जाता है। यहाँ पर क्या कर देते हैं एलसीएम लेते हैं तब कितना आ जाता है 6 आ जाता है एलसीएम। 6 आ जाता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 6 एलसीएम आ जाता है तो हो जाता है 2 का भाग देते हैं 3 और 3 को 3 से गुणा करते हैं कितना आ जाता है 9 प्लस 6 का 6 में 1 y 6 का देता है तब कितना आ जाता है 2 और 2 को 2 से गुणा करते हैं तब आ जाता है 4y। कितना आ जाता है 4y इजिकल टू -1। यहाँ पर क्या कर देते हैं वज्र गुणा। क्या करते हैं वज्र गुणा करते हैं तब आ जाता है 9 + y + 4y इजिकल टू -6। यह आ जाता है। अब हम करते हैं पक्षांतरण। क्या करते हैं पक्षांतरण तब हमारा पूरा फलन क्या है y में हो जाता है पक्षांतरण करते हैं 3 और 4 और 1 5y इजिकल टू -6 -9 कितना हो जाता है -15। y निकालना है तब आ जाता है y इजिकल टू -15/5। 5 का भाग देता है 3 y इजिकल टू आ जाता है -3। y का मान कितना आ जाता है -3। y का मान कहाँ पर रख देते हैं समीकरण 2 में। y का मान कहाँ पर रख देते हैं समीकरण 2 में रखने पर।
y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान अगर हम समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 हमारे क्या दिए गए हैं, x इजिकल टू 3 प्लस -3/3। यहाँ पर देखते हैं 3, y की जगह क्या रखना है, -3 तब 3 से 3 -1, यानी x इजिकल टू आ जाता है 3 - 1, यानी x का मान कितना आ जाता है, x इजिकल टू 2, x का मान कितना आ जाता है 2 प्लस का 2। हम देखते हैं x का मान हमें 2 प्राप्त होता है, y का मान कितना आता है -3 प्राप्त होता है। विधि चाहे कोई सी करो, मान क्या होते हैं, समान ही प्राप्त होते हैं। अब हमें यहाँ पर लिख देते हैं अतः x इजिकल टू 2 व y इजिकल टू कितना है, -3 है। x इजिकल टू 2 और y इजिकल टू कितना है, -3 है, यानी हमारे x का मान 2 है और y का मान कितना है, -3 है। या इस प्रकार हमारे क्या हो जाता है, टॉपिक 4 हो जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन संख्या 2। इसमें हम देखते हैं हमारी उचित विधि कौन सी है, प्रतिस्थापन विधि है, जिससे हमारे क्या होता है, आसानी से मान मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन संख्या 2। क्वेश्चन संख्या 2 में हमें क्या दिया गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए तथा उनके हल विलोपन विधि से याद कीजिए। यानी हमें क्या करना है, पहले रैखिक समीकरण बनाने हैं, क्या है, इसमें भाषा के आधार पर प्रश्न दिए गए हैं, जिसको क्या करना है, पहले रैखिक समीकरण बनाना है, उसके बाद हमें क्या करना है, उनका क्या करना है, उनके विलोपन विधि से क्या करना है, हल करना है। पहला टॉपिक हमें दिया गया है, पहला टॉपिक इसका क्या दिया गया है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ दें, हर से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यानी कोई संख्या है, संख्या को हम क्या मान लेते हैं, x और y, अंश और हर यह है। अंश में क्या करते हैं, 1 जोड़ दे और हर से क्या करते हैं, 1 घटा दे, तब वो कितना बन जाता है, 1 बन जाता है। उसके बाद क्या दिए गए हैं, यदि हर में 1 जोड़ दे तो ये 1/2 बन जाती है। यानी हम क्या करें, एक बार तो ये करते हैं, एक बार क्या करते हैं, अंश में कुछ नहीं करते हैं और हर में क्या करते हैं, 1 जोड़ दे, तब कितना बन जाता है, 1/2 बन जाता है। वह भिन्न याद कीजिए, हमें क्या करना है, इस भिन्न का मान याद करना है, जिसमें क्या करें, एक बार जोड़ दे और 1 घटा दे, तब तो 1 बन जाए, और एक जोड़े तब क्या भाई 1/2 बन जाए। इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले मानते हैं अंश और हर, अंश और हर का मान नहीं दिया गया, हम मानते हैं अंश क्या है, x माना भिन्न का अंश x है तथा हर y है। अंश क्या है, x है, और हर क्या है, y है। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रश्नानुसार हम करते हैं। प्रश्नानुसार हमें क्या दिए गए हैं कि अंश में 1 जोड़ दे, अंश क्या है, x + 1 और हर क्या है, y -1, तब कितना बन जाता है, 1, यह बन जाता है। इसको हम हल करते हैं, तब कितना हो जाता है, x + y = x + 1 और y + y - 1, क्या हो जाता है। यहाँ पर क्या कर देते हैं, पक्षांतरण, क्या करते हैं, पक्षांतरण करते हैं, तब हो जाता है x - y = -1 हो जाता है x - y = -2। इसको दे देते हैं समीकरण 1। नेक्स्ट स्थिति क्या दी गई है, अंश में 1 जोड़ने पर क्या हो जाता है, 1/2। अंश हमारे क्या, हर में है, 1 जोड़ने पर, अंश में कुछ नहीं करना है, हर में कितना जोड़ दें, 1, हर क्या है, y + 1 = कितना हो जाता है, 1/2। यहाँ पर करते हैं वज्र गुणा, तो हो जाता है 2x = y + 1। यहाँ पर करते हैं पक्षांतरण, करते हैं, तो हो जाता है 2x - y = 1, यह हो जाता है समीकरण 2।
अब हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, समीकरण 1 समीकरण 2 को हल करके क्या करना है, x और y का मान निकालना है। हम क्या करते हैं, इसमें भी y है, इसमें भी y है, इसमें भी x है, इसमें भी क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटाते हैं तब क्या हो जाता है, समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस वाई इजिकल टू 1 और समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई इजिकल टू माइनस 2। घटाना है तब इसको क्या कर देते हैं, माइनस से गुणा, तब क्या हो जाता है, चिन्हों में परिवर्तन आ जाता है। चिन्हों में परिवर्तन आ जाता है तब देखते हैं y से y कैंसिल हो जाता है, x में से x किया पीछे बचता है x इजिकल टू 2 और 1 3, यानी x का मान कितना आ जाता है, 3। x का मान 3 आ जाता है। x का मान हम क्या यहाँ पर रख देते हैं, समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं तब कितना आ जाता है, x का मान 3 माइनस वाई इजिकल टू माइनस 2। यहाँ पर क्या कर देते हैं, पक्षांतरण करते हैं तो हम देखते हैं कितना आ जाता है, 3 2 का इस तरफ पक्षांतरण करते हैं प्लस का, y का इस तरफ करते हैं प्लस का आ जाता है y, तब आ जाता है y इजिकल टू 5। कितना आ जाता है, y का मान भी 5 आ जाता है, यानी y का मान 5 आ जाता है और x का मान कितना आ जाता है, 4। तब अतः अंश को हमने क्या माना, x का मान कितना आया, 3। अंश कितना है, अंश 3 है तथा हर 5 है। अंश कितना, 3 है तथा हर 5 है। अतः तब भिन्न संख्या कितनी होगी, 3/5 होगी। 3/5 क्या हो जाती है, हमारी भिन्न संख्या हो जाती है। यानी अब हम देखते हैं कि 3 में अगर 1 जोड़ते हैं तब कितना होता है, 4 और 5 में से 1 घटाते हैं तब कितना बचता है, 4। 4/4 यानी 1 आता है। अगर हम 3 को 3 रखें और 5 में क्या जोड़ दें, 1 जोड़ दें तब होता है 6 और 6 का क्या हो जाता है, 3/6 यानी 1/2। यानी ये रूप क्या होता है, उपयुक्त जो हमारे को रूप दिए गए हैं वो बनते हैं। इस प्रकार हो जाता है टॉपिक संख्या 1। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 2। नेक्स्ट है टॉपिक संख्या 2। टॉपिक संख्या 2 में दिए गए हैं 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु कितनी है, 3 गुनी। यानी नीरू नाम का कोई लड़का है, नीरू और सोनू। देखते हैं 5 वर्ष पूर्व, यानी सोनू की आयु है XY, इसकी आयु क्या है, 5 वर्ष पूर्व क्या है, इसकी क्या है, 3 गुनी। यानी इसकी आयु है, इसको अगर हम 3 से गुणा करते हैं तब इसकी आयु के बराबर हो जाता है। और नेक्स्ट क्या दिए गए हैं, 10 वर्ष बाद, यानी इसकी आयु क्या, x प्लस 10 इजिकल टू y प्लस 10। कितनी हो जाती है, 10 वर्ष बाद सोनू की आयु कितनी हो जाती है, 2 गुनी। यानी इसको क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं तब ये मान प्राप्त हो जाता है। तो हमें बतानी है कि नीरू और सोनू की आयु कितनी है। अब हम हल करते हैं। माना नीरू माना नूरी की आयु क्या है, x तथा नीरू की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु x तथा सोनू के वर्तमान आयु y है। अब हम क्या करते हैं, प्रश्नानुसार हम करते हैं क्या है, पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं आयु
नूरी सोनू। टॉपिक संख्या दो में हमें क्या दिया गया है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से कितनी है, 3 गुनी। यानी नूरी नाम की कोई लड़की है जिसकी आयु क्या है, सोनू है। कोई सोनू नाम के यानी 2 लड़कियां हैं जिसकी क्या है 5 वर्ष पहले, यानी इसकी आयु है वो 5 वर्ष पहले और इसकी भी आयु का 5 वर्ष पहले, यानी इन दोनों की जो वर्तमान आयु है उनमें से अगर 5 वर्ष घटा दे उसके बाद की इनकी आयु का अंतर है वो कितना है कि इसकी आयु को अगर हम कितना करें 3 से गुणा करते हैं तो हमें क्या नूरी की आयु पता चल जाती है। इसी प्रकार आगे दिया गया है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब अगर इसका वर्तमान से 5 वर्ष पहले तो 3 गुनी थी, लेकिन अगर इन दोनों को क्या कर दें हम 10 वर्ष बाद अगर इन दोनों की आयु का अनुमान लगाएं और उनको अगर करें तब इसकी आयु का 2 गुना है, वो इसकी आयु को अगर 2 से गुना करते हैं तब हमें क्या है नूरी की आयु पता चल जाती है। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। पहले हमें क्या देगा, माना इनके हमें क्या है वर्तमान आयु नहीं दी गई है तो मान लेते हैं माना नूरी की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है, y वर्ष है, ये हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं इनके 5 वर्ष पहले की आयु का पता करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं आयु या फिर वर्ष, आयु नहीं वर्ष नूरी यहाँ पर सोनू। पहले तो हम क्या है वर्तमान आयु लिखते हैं, वर्तमान आयु इसकी कितनी है x और इसकी कितनी है y, वो यह हमने माना था। अब हम करते हैं 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की अगर हम बात करते हैं इसकी आयु में से कितना 5 घटा दे और इसकी भी वर्तमान आयु में से क्या कर दे 5 घटा दे, ये हो जाती है 5 वर्ष पहले की आयु। उसके बाद करते हैं 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद यानी वर्तमान आयु में कितना कर दें 10 ऐड कर दे, वर्तमान आयु में कितना 10। अब हम करते हैं प्रश्नानुसार करते हैं तो हमें क्या होता है, प्रश्नानुसार में क्या दिए गए हैं, इसकी 5 वर्ष पहले की आयु सोनू की आयु की कितनी है, यानी पहले आर में हमें प्रश्नानुसार में क्या दिए गए हैं कि नूरी की 5 वर्ष पहले की आयु, नूरी की 5 वर्ष पहले की आयु क्या है x-5 और सोनू की भी क्या है y-5। यह है दोनों की 5 वर्ष पहले की आयु। सोनू की आयु की कितनी है 3 गुनी, यानी इसकी अगर हम 3 से गुणा कर दें तब इसकी वर्तमान आयु यानी 5 वर्ष पहले की आयु का हमें पता चल जाता है। इस प्रकार हो जाता है। हम करते हैं आगे इसको सॉल्यूशन, तब हो जाता है x-5 = 3y - 15। ये हो जाता है पक्षांतरण। क्या करते हैं पक्षांतरण। पक्षांतरण करते हैं तब हो जाता है x - 3y = -15 + 5 कितना हो जाता है 10। -15 + 5 तो हो जाता है x - 3y = -10। यह है समीकरण 1। नेक्स्ट इसने क्या दिया गया है कि 10 वर्ष बाद की आयु। नेक्स्ट हम करते हैं फिर प्रश्नानुसार, फिर या फिर पुनः प्रश्नानुसार।
पुनः हम प्रश्नानुसार करते हैं तो हमारे क्या दिया गया है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु क्या है x + 10 और इसकी भी क्या है y + 10। ये तो उन दोनों की क्या है 10 वर्ष बाद, लेकिन इसने प्रश्नानुसार में क्या दिया गया है कि 10 वर्ष बाद नीरू की आयु सोनू की आयु कितनी दुगुनी, यानी सोनू की आयु है 10 वर्ष बाद सोनू की आयु जो होगी उसकी क्या होगी 2 गुनी हो जाएगी। तो हो जाता है x + 10 = 2y + 20। x यहाँ पर कर देते हैं पक्षांतरण x - 2y + = 20 - 10 x - 2y = 10। इसको दे देते हैं समीकरण 2। अब हम देखते हैं यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, हम इन दोनों समीकरणों को क्या कर दें घटा दें। समीकरण 1 में यहाँ पर करते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर विलोपन विधि से हल करना है, तब क्या करते हैं घटाते हैं। समीकरण 1 क्या देखे हैं x - 3y = -10। समीकरण 2 क्या दिया गया है x - 2y = 10। ये दिया गया है। घटाना है, घटाते हैं तब क्या करते हैं इसको माइनस से गुणा कर देते हैं, माइनस से करते हैं तब चिन्ह में क्या हो जाता है परिवर्तन आ जाता है। तो हो जाता है यहाँ से देखो x प्लस का x माइनस का ये तो कैंसिल हो जाता है 3 - 3 और +2 माइनस की संख्या बढ़िया कितनी है 1 - y = -10 और -10 -20 माइनस से माइनस कैंसिल y = कितना आ जाता है 20। अब क्या करते हैं y का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में हमारे क्या दिया गया है x - 3 y का मान कितना है 20 = -10। तो हो जाता है x - 60 - 10 यहाँ पर कर देते हैं पक्षांतरण करते हैं तब क्या हो जाता है x = -10 + 60 यह हो जाता है। तो आ जाता है x = प्लस की संख्या अधिक है कितनी अधिक है 50। तो आ जाता है x = 50। x का मान कितना आ जाता है 50 और y का मान कितना आ जाता है 20, यानी सोनू की आयु कितनी है 20 और नीरू की आयु वर्तमान आयु क्या है 50 है। नूरी की वर्तमान आयु क्या है 50 है। अब हम देखते हैं कि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का दुगुना तिगुना होता है या नहीं होता है। नूरी की आयु क्या है सोनू की आयु है 20 20 में से 5 घटाए तब कितना बचता है 15 15 को अगर हम 3 से गुणा करते हैं तब 45 आता है और इसकी आयु कितना है 50 50 में से 5 घटाए तब कितना 45 ही होता है, यानी ये समीकरण 1 तो इसको संतुष्ट करता है। नेक्स्ट हमारे क्या है x - 2y यानी इसकी वर्तमान आयु क्या है 20 और 10, इसकी क्या है 50 और 10 50 और 10 को जोड़ते हैं तब 60 होता है, इसको जोड़ते हैं तब 30 और 30 को हम 2 से गुणा करते हैं तब 60 होता है, यानी ये दोनों समीकरणों को क्या करते हैं संतुष्ट करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं अतः नूरी की वर्तमान आयु क्या है नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु कितनी है 20 वर्ष है। इस प्रकार यह हो जाता है टॉपिक संख्या 2। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 3। टॉपिक 3 में हमें क्या दिया गया है कि
दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यानी कोई संख्या है दो अंकों की, यानी हम मान लेते हैं संख्या है जैसे 6 और 3, ये दो अंकों की संख्या है, इनका योग यानी इन दोनों संख्याओं को अगर हम आपस में जोड़े 6 और 3 तब तो कितना होता है 9 होता है। उसके बाद क्या दिए गए हैं, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। हम देखते हैं 63 को हम किस प्रकार लिखते हैं, 6 गुणा 10 प्लस 3, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यानी ये दाई अंक है और ये इकाई अंक है। ऐसे तो हम 63 है, इस 63 को सीधा हम दाई अंक और इकाई अंक देंगे तो उनका हल होगा वो इस प्रकार होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको इसका तो क्या है 9 गुना, ठीक, और इसका 9 गुना तथा इसको पलटने से बनी संख्या यानी 3 गुणा 10 प्लस 6 इजिकल टू कितना है 2 गुना। यानी इसकी संख्या को तो 9 गुना तथा इसके अंकों को आपस में पलटने पर, परस्पर पलटने पर संख्याओं का 2 गुना है वो है बराबर है। हमें क्या करनी है, संख्या याद करनी है। ये तो हमने उदाहरण के लिए माना था, अब हम वो रियल नंबर याद करते हैं जो क्या है इस प्रकार की समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो हम करते हैं सबसे पहले समय माना दाई अंक x तथा इकाई अंक क्या है y है। दाई और इकाई अंक को मान लिया। उसके बाद उसने क्या दिया गया, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार उसमें क्या दिया गया है कि दोनों अंकों का योग कितना है 9, यानी इकाई अंक व दाई अंक को अगर हम जोड़ते हैं तब तो कितना होता है 9, यानी समीकरण 1। नेक्स्ट उसने क्या दिया गया है कि इस संख्याओं का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। पहले तो हम क्या कर लेते हैं 9 गुना, संख्या हमारी क्या हो जाएगी 10x प्लस वाई गुणा 9 इजिकल टू 2, 2 गुना का है 2, संख्या को पलटते हैं यानी x की जगह क्या करते हैं y, तब आता है 10y प्लस x। इसका और इसका मान क्या है बराबर है, तो हो जाता है यहां पर लिख लेते हैं संख्या को हम किस प्रकार लिख सकते हैं 10x प्लस वाई और पलटने पर क्या हो जाता है 10y प्लस x, ये दोनों रूप हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर कर देते हैं पलटने वाले का 2 गुना तथा संख्याओं का 9 गुना क्या है बराबर है। अब हम क्या करते हैं इस संख्या का मान याद करते हैं, इसको हल करते हैं तब आ जाता है 90x प्लस 9y इजिकल टू 2, यानी 20 है 20y प्लस 2x। यहाँ पर कर देते हैं पक्षांतरण, पक्षांतरण करते हैं तब आता है 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x इजिकल टू 0। पीछे कितना बच जाता है 90 में से 2 गया 88x, यहाँ पर देखते हैं माइनस की संख्या बढ़ी है, कितनी बढ़ी है 11y इजिकल टू 0। यहाँ से ले लेते हैं 11 कॉमन, 11 कॉमन लेते हैं तब हो जाता है 11 8x माइनस 11 कॉमन तब आ जाता है y इजिकल टू 0। इस 11 को हम उधर भेज देते हैं तब 0 हो जाता है, तब हो जाता है 8x माइनस y इजिकल टू 0, समीकरण 2 हो जाता है। अब हम देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करते हैं घटाते हैं, आपस में ये जोड़ते हैं, तब x से तो x जुड़ जाएगा और y से y कैंसिल हो जाएगा। तब करते हैं समीकरण 1 वे समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को हम जोड़ते हैं तब क्या हो जाता है, समीकरण 1 हमारे क्या है x प्लस वाई इजिकल टू 9 और इसका क्या है 8x माइनस वाई इजिकल टू 0, कितना है 0।
वाई से वाई कैंसिल, यह हो जाता है 9x इजिकल टू 9 से 9 कैंसिल, x इजिकल टू कितना आ जाता है 1। यानी हमारा जो द्वय अंक होगा वो तो क्या होगा 1 होगा। अब हम इकाई अंक की जांच कर लेते हैं कौन सा होगा। इकाई अंक के लिए हम करते हैं x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम अगर x का मान रखते हैं तब कितना आ जाता है 1 + y इजिकल टू 9। पक्षांतरण क्या करते हैं, पक्षांतरण करते हैं तब आ जाता है y इजिकल टू 9 - 1, y इजिकल टू कितना आ जाता है 8। यानी हमारा दाई अंक है वो तो कितना होगा 8 होगा और इकाई अंक है वो क्या होगी 1 होगी। अब हम क्या करते हैं संख्या बनाते हैं। संख्या को हम किस प्रकार लिखते हैं, संख्या हो जाएगी xy, इसी प्रकार उसको निरूपित करते हैं तब इसके रूप में लिखते हैं तब हो जाते हैं अतः संख्या दाई अंक 1 है, इकाई अंक क्या है 8 है, यानी 18 है। संख्या हमारी क्या हो जाएगी 18 है। अब हमारी संख्या 18 हो जाती है। अब हम देखते हैं क्या यह इन समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं करता है। 18 है, 18 को अगर हम जोड़ें 8 और 1 9 होता है, हो जाता है। उसके बाद इसमें क्या दिए गए हैं कि इस संख्या का 9 गुना। हम देखते हैं 18 को हम 9 से गुणा करते हैं तब कितना आ जाता है 18 8 9 72, 18 गुणा 9 162, कितना आता है 162, 18 गुणा 9। अब हम क्या करें इस संख्या को आपस में पलट दें, पलटने पर कितना हो जाता है 81 को अगर हम 2 से गुणा करते हैं तब कितना आता है 162। यानी ये दोनों समीकरण क्या करती है संतुष्ट करती हैं। इस प्रकार हो जाता है। यह संख्या है वो हमारी कितनी थी 18 थी, जो क्या है इस संख्याओं का योग तो 9 है और इन दोनों को आपस में पलटने पर तथा उपयुक्त संख्या का 9 गुना तथा पलटने वाली संख्या का 2 गुना है वो क्या है बराबर होता है। इस प्रकार हो जाता है टॉपिक 3। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 4। टॉपिक 4 में दिए गए हैं मीना 2000 रुपये के लिए बैंक गई, यानी 2000 रुपये के लिए वो क्या है बैंक गई। उसने खंचाजी में 50 रुपये तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। यानी उसने क्या कहा कि मुझे 50 के नोट चाहिए और किसके चाहिए 100 के नोट चाहिए। मीना ने कुल कितने 25 नोट निकाले, कुल कितने 25 नोट। याद कीजिए कि उसने 50 के नोट कितने निकाले और 100 के कितने निकाले। तो हो जाता है हमें दिया नहीं गया तो मानते हैं माना 50 के नोट कितने x तथा 100 के नोट कितने y हैं। अब उसने क्या कहा है कि 50 के नोट और 100 के नोटों को जोड़ते हैं तब तो कितना निकालती है 2000। कुल कितना निकालती है 2000 प्रश्नानुसार। 50 के नोट कितने निकालती है x प्लस 100 के नोट कितने निकालती है y और कुल रुपए कितने निकालती है 2000। यह हो जाता है। नेक्स्ट उसने क्या कहा है कि कुल नोट वो कितने निकालती है 25, यानी x नोट निकालती है प्लस y नोट निकालती है और टोटल नोट कितने निकालती है 25। यह हो जाता है। नेक्स्ट हमारे क्या हो जाता है, अब हमें बताना है कि 50 के नोट कितने निकाले और 100 के नोट कितने निकाले। पहले हम क्या करते हैं समीकरण, इस समीकरण में से हम क्या कर ले 50 कॉमन ले ले। 50 कॉमन लेते हैं तब आ जाता है 50x + 2y इजिकल टू 2000। 1 0 से 1 0 कैंसिल, या फिर इधर 50 को बट्टे में ले रहा है तब आ जाता है x + 2y इजिकल टू 2000 बट्टे 50। 0 से 0 कैंसिल, 4 कितना आ जाता है x + 2y इजिकल टू 40। यह आ जाता है समीकरण 1। उसने नेक्स्ट क्या कहा है कि समीकरण यानी 50 के नोट और 100 के नोट दोनों को जोड़ते हैं, यानी दोनों की संख्या नहीं दी गई है, यानी 50 के नोट x है और 100 के नोट y है और कुल नोट कितने हैं 25 हैं।
अब हम करते हैं समीकरण, इसको दे देते हैं समीकरण 2। ये हो जाता है समीकरण 1 माइनस समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। समीकरण 1 क्या है, x प्लस 2y इजिकल टू 40। 2 क्या है, x प्लस y इजिकल टू 25। घटाना है तब क्या हो जाता है, इसके चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है। चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है तब हो जाता है x से x कैंसिल, 2 में से 1 गया, पीछे बचता है y प्लस किसने क्या दिया है 40 में से अगर 25 जाते हैं तब पीछे कितना बच जाता है 15, यानी y का मान कितना आ जाता है 25। यानी वो 100 के नोट कितना निकालता है 15 नोट तो 100 का निकालता है। अब हम क्या करता है, इसका मान है वो कहाँ पर रख देते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। y का मान समीकरण 2 में रखते हैं तब कितना हो जाता है, y का मान हमारा कितना है x प्लस 15 इजिकल टू 25। यहाँ पर कर देते हैं पक्षांतरण। पक्षांतरण करते हैं तो हो जाता है x इजिकल टू 25 माइनस 15, x का मान कितना आ जाता है 10। यानी वो 50 के नोट कितने निकालेंगे 10, और y यानी 100 के नोट कितने निकालेंगे 15। इन दोनों को जोड़ते हैं, यानी ये तो 15 नोट है और ये 10 नोट है, दोनों को जोड़ते हैं तो 25 नोट होते हैं, यानी ये तो समीकरण संतुष्ट हो जाता है। नेक्स्ट वाला समीकरण के लिए हम देखते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि 50 के रुपए कितने निकाले उसने 10, प्लस 100 के नोट कितने निकाले 15। इन दोनों को जोड़कर क्या योग 2000 होता है या नहीं होता है, यानी कुल रुपए 2000 होता है या नहीं होता है। हम देखते हैं 5000 प्लस 500 प्लस 1500 कितना होता है 2000 होता है, यानी ये भी क्या है संतुष्ट समीकरण बन जाता है। इस प्रकार यानी वो क्या है 15 नोट तो 100 के निकालेगा और 10 नोट 50 का निकालेगा, तब उन दोनों से यानी कुल पैसे तो 2000 होंगे और कुल नोटों की संख्या कितनी होगी 25 होगी। अतः मीना 50 के नोट कितने निकालेगी 10 तथा 100 रुपए के नोट कितना निकालती हैं 15 निकालती हैं 15 निकालती हैं। इस प्रकार हो जाता है टॉपिक संख्या 4। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 5। अब हम करते हैं टॉपिक संख्या 5। टॉपिक संख्या 5 में क्या दिए गए हैं, किराए पर पुस्तक देने वाला किसी पुस्तकालय का प्रथम दिन, यानी कोई पुस्तकालय है जिससे क्या है वो क्या है पुस्तक है वो पढ़ने के लिए किराए पर देता है। उसने क्या दिया है कि प्रथम 3 दिनों का तक नियत किराया, यानी 3 दिन तक आप अगर कोई किताब खरीदोगे और अगर 3 दिन में वापस लौटा दोगे तब तो उसका किराया कितना है निश्चित है। यानी मान लो कि अगर 3 दिन का किराया कितना लेता है 15 रुपये, यानी वो 3 दिन का तो 15 रुपये लेगा, जबकि उसने क्या कहा है तथा उसके बाद प्रत्येक दिन का अलग किराया। अगर आपने 3 दिन तक तो रखा तब तो उसको 15 रुपये देने हैं, अगर 4 दिन रखते हो तो 1 दिन अतिरिक्त का वो कितना मान लो कि कितना लेता है 10, यानी 4 दिन को अगर हम लेंगे तब कितना देना पड़ेगा 25 रुपये देना पड़ेगा। इस प्रकार इसने कहा है कि 3 दिन तक का तो किराया निश्चित है तथा प्रत्येक दिन अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक किताब एक पुस्तक को रखने के लिए कितने रुपए दिए 27 रुपये दिए। यानी सरिता नाम की कोई लड़की है वो क्या करती है किताब को रखती है कितने दिन 7 दिन रखती है और कितना देती है 27 रुपये देती है। अब हम देखते हैं कि 3 दिन का किराया निश्चित है, यानी 3 दिन का तो वो निश्चित किराया लेगा। उसके बाद कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं 7 में से 3 गए 4 दिन, यानी 4 दिन वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं, यानी तब कितना
27 रुपये देता है। अब हमें यह बताना है कि 3 दिन का किराया कितना है और जो अतिरिक्त दिन है उसका किराया कितना है। आगे क्या है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। सुशी नाम की कोई लड़की है, वो भी क्या करती है, उसी पुस्तकालय से कोई पुस्तक खरीदती है, वो कितने 5 दिन में वापस देती है, तब वो दुकानदार कितना रुपये लेता है, 21 रुपये देता है। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया याद कीजिए। माना नियत किराया हमें पता नहीं है, माना नियत किराया या फिर 3 दिन का किराया, माना 3 दिन का नियत किराया कितना है, x है तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y है। अतिरिक्त दिन का किराया क्या हो जाता है, y हो जाता है। उसके बाद क्या है कि सरिता नाम की कोई लड़की है, प्रश्नानुसार हम करते हैं, प्रश्नानुसार फर्स्ट में क्या है, सरिता द्वारा पुस्तक, सरिता द्वारा खरीदी गई पुस्तक। सरिता द्वारा पुस्तक खरीदी गई है, वो कितने दिन में करती हैं, 7 दिन का 27 रुपये देती हैं। यानी 7 दिन का कितना देती हैं, 27 रुपये। 7 दिन का अगर 27 देती हैं तब हम देखते हैं कि 7 दिन में से 3 दिन का तो उसका नियत है, 3 दिन का नियत है, तब होता जाता है 3x और वापस उसका कितना बच जाता है, यानी 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का तो हम क्या मानते हैं, x, यानी 3 दिन का तो किराया x हो जाता है। अतिरिक्त कितने दिन होता है, 7 में से 3 जाते हैं, पीछे बचता है 4, यानी 4 दिन का क्या हो जाता है, 4y। यानी इन दोनों को जोड़कर वो कितना देती है, 27 रुपये देती है। तो हो जाता है नियत किराया, सरिता द्वारा खरीदी गई पुस्तक का नियत किराया क्या हो जाएगा, निश्चित 3 दिनों का तो x प्लस अतिरिक्त दिन कितने हो जाते हैं, 4y इजिकल टू 27। यह बन जाता है समीकरण 1। उसके बाद देते हैं सुशी द्वारा खरीदी गई पुस्तक। सुशी द्वारा पुस्तक खरीदी गई है, वो क्या हो जाती है, वो 5 दिन में रिटर्न कर देती है। यानी 3 दिन का तो कितना हो जाता है, x प्लस 5 में से 3 जाता है, पीछे कितने बच जाते हैं, 2, यानी 2 दिन का वो किराया कितने देती है, प्लस 2y। यानी इनको जोड़कर वो कितना किराया देती है, 21 रुपये, यानी समीकरण 2। अब हम करते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। समीकरण 1 में से समीकरण 2, समीकरण 1 क्या है, x प्लस 4y इजिकल टू 27, x प्लस 2y इजिकल टू 21। घटाना है, घटाते हैं तब इसके चिन्हों में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। x से x कैंसिल हो जाता है, 4 में से 2 गए, पीछे बचता है 2, प्लस की संख्या बड़ी है तब प्लस y इजिकल टू 27 में से 21 पीछे बचता है 6, y इजिकल टू आ जाता है 6/2, यानी y इजिकल टू आ जाता है हमारा 3। यानी 1 दिन का अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा, 3 रुपये हो जाएगा। 1 दिन अगर हम अतिरिक्त रखेंगे तब हमें कितना रुपये देना पड़ेगा, 3 रुपये। तथा उसने क्या कहा है, नियत किराया। नियत किराया याद करने के लिए क्या करते हैं हम, y का मान समीकरण 2 में रखने पर
y का मान समीकरण 2 में रखते हैं, क्या है, x प्लस 2 y का मान 3 इजिकल टू 21, x प्लस 6 इजिकल टू 21। यहाँ पर करते हैं पक्षांतरण। पक्षांतरण करते हैं तो बोलता है x इजिकल टू 21 माइनस 6, यानी x का मान कितना आ जाता है, 15। x का मान कितना आ जाता है, 15। यानी 3 दिन का तो किराया कितना लेगा वो 15 रुपये, तथा उसके बाद अगर हम 4 दिन यानी 4 दिन में रिटर्न करते हैं तब हमें कितना 18 रुपये देने पड़ेंगे। अगर 5 दिन में करते हैं तब 21, और 6 दिन में करते हैं तब कितने देने पड़ेंगे, 24, और 7 दिन में करते हैं तब 27, यानी इस प्रकार देने पड़ेंगे। तो हम लिख लेते हैं अतः 3 दिन तक पुस्तक का नियत किराया कितना है, 15 रुपये है, तथा एक दिन या फिर प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया कितना है, 3 रुपये है। यानी एक दिन का अतिरिक्त किराया कितना है, 3 रुपये है, और 3 दिन का यानी 3 दिन तक हम रखेंगे तो हमें कितना, 15 रुपये देने पड़ेंगे। इस प्रकार हो जाता है टॉपिक संख्या 5, यानी इस प्रकार हमारे प्रश्न 3.4 हो जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 4.3.5।